हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट स्टडी। मैं हूं अपर्णा मिश्रा और दोस्तों हमारा हिंदी व्याकरण क्रैश कोर्स जो पार्ट 1 चल रहा है बेसिक टू एडवांस लेवल का, उसमें हम अपने अंतिम चरण में हैं दोस्तों। यहाँ हमने आपके साथ डिस्कस किए जो भी टॉपिक्स थे जो हमने अपने कोर्स ओवरव्यू में कंप्लीट किया था आपके साथ डिस्कशन, वहाँ हम अपने लास्ट टॉपिक अलंकार को कंप्लीट करने की तरफ बढ़ चुके हैं और हम आज अलंकार का पार्ट 3 कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, अलंकार पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम अपने अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे दोस्तों। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो दैट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ऑन हमारा जो ऑफिशियल चैनल है, टेलीग्राम चैनल है ब्राइट स्टडी आईएएस का, वहाँ पर अवेलेबल है। आप वहाँ से ले सकते हैं और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अलंकार का आज लास्ट पार्ट हम कवर करेंगे, इसके बाद अभ्यास प्रश्न करेंगे संधि और अलंकार पे बने। अलंकार के पार्ट 1 में दोस्तों मैं आपको रिकॉल कर दूं कि हमने अलंकार के बारे में पढ़ा था, उसके भेदों के बारे में पढ़ा था, जो कि 2 भेदों में बटे हुए थे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। उनके जो प्रभेद थे उनके बारे में पढ़ा हमने सेकेंड वीडियो में, विस्तार से पढ़ा। और आज हम अर्थालंकार के बाकी जो हमारे 3 अन्य जो हमारे भेद हैं उसको हम पढ़ेंगे। इसलिए आपको हम यही रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है उसे ज़रूर देख लें, ताकि आगे के लिए आपको क्लियर रहे। अलंकार पे भी बने जो पिछले वीडियोस हैं वो ज़रूर कर लें, तभी आप आज के जो हैं अलंकारों के जो बाकी के भेद हैं वो समझ पाएंगे। तो आज हम शुरू करेंगे दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार के साथ। अतिशयोक्ति अलंकार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था जब हम शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में पढ़ रहे थे, कि कुछ अलंकारों को तो आप नाम से ही समझ लेंगे, आप नाम से ही जान लेंगे कि वो अलंकार किस बारे में है। कई होते हैं ना ऐसे वर्ड्स जिसको हम प्रोनाउंस करें या जिसको हम बोलें तो उससे ही हमें अर्थ समझ में आ जाता है, अर्थ निकल जाता है शब्द का। तो अतिशयोक्ति से ही आपको अर्थ निकल रहा होगा एग्जेजरेशन का, मतलब कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कोई बोल रहा है, जिस बात में कोई वास्तविकता ही नहीं है। हमें लगता है कि ये काल्पनिक हो सकता है, ये सच्चाई नहीं है। तो यही है ये अलंकार भी आपका। ये तो हमारी जनरल लैंग्वेज हुई। जो हम व्याकरण की भाषा में जब हम देखेंगे तो देखिए ये वो अलंकार है जिसमें किसी बात या वस्तु का वर्णन काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर किया गया हो, या काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर जब आप किसी बात को पेश करते हैं, किसी वस्तु के बारे में बताते हैं, उसके बारे में बखान करते हैं, तो वो होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था अलंकार को लोग टफर वे में लेते हैं, लेकिन हम ईजिएस्ट वे में कर रहे हैं, बेसिक लेवल में कर रहे हैं। और ये अंत होते होते, अलंकार का पार्ट खत्म होते होते आप खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस खुद आप देखेंगे और आपको पता चलेगा कि अलंकार जितना हम टफ सोचते हैं उतना है नहीं। देखिए कितना आसान है और कितनी इजीली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल दोस्तों हमारा यहाँ पर है, हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। दोस्तों आप ये देख कर ही समझ गए होंगे कि हमारा लंका प्रसंग है रामायण का, हनुमान जी का। सेकंड जो हमारा उदाहरण है वो है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये जो कविता है दोस्तों, ये तो आप सभी ने अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा, किसी ने 9th में पढ़ा होगा, किसी ने 10th में पढ़ा होगा, या अब शायद 8th में आ गई हो। अब आप देखिए कि ये दोनों उदाहरण जो है हम लोग इसके बारे में जानते हैं, इससे हम लोग अवगत हैं। पहला जो उदाहरण उसमें आप देखिए, इसमें पहले उदाहरण में आप देख सकते हैं कैसे बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है हनुमान जी की शक्तियों के बारे में, हनुमान जी के बारे में, इनके लंका वृत्तांत में जो इनकी शक्तियाँ प्रदर्शित की गई हैं उसके बारे में बताया गया। अब देखिए, वैसे तो आप बोलेंगे कि रामायण की बात है, हनुमान जी भगवान थे, तो ये बात सही है, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन क्या ये किसी मानव के लिए संभव है कि उसकी पूंछ में आग लगी भी नहीं है और पूरी लंका नगरी जो है वो जल गई है? तो आप इसे देखें तो कविता, काव्य या पंक्ति के हिसाब से ये बातें आप भले समझ लें कि हाँ ये सच्चाई हो सकती है, लेकिन अगर जब आप असलियत में देखेंगे तो आपको ये सच्चाई नहीं लगेगी, ये सच्चाई प्रतीत नहीं होगी। किसी मनुष्य के, हनुमान जी भी एक मानव अवतार में थे, किसी भी मनुष्य की पूंछ में पहली बात तो मनुष्य की पूंछ नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी किसी मानव में ऐसे लग जाए आग और आग भी ना लगे और पूरी की पूरी नगरी जल जाए, तो ये तो अब पॉसिबल नहीं है।
हाँ, हम कह सकते हैं कि रामायण का वृत्तांत है, भगवान की बात हो रही है, लेकिन वो भी मानव अवतार में ही थे। तो ये बात को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है। फिर दूसरी बात अगर आप देखें, देखिए ये हमारा वो जो चेतक घोड़ा था राणा प्रताप का, उसके बारे में ये बात की गई है। हम सभी ने ये कविता पढ़ी है और ऐसा बताया गया था कि चेतक जो था बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत ही ज़्यादा वो फुर्तीला था, चुस्त था काफ़ी। तो आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब राणा जो प्रताप है, राणा प्रताप अभी यहाँ पर सोच ही रहे हैं और तब तक जो चेतक था वो दूसरी जगह पहुँच गया। क्या किसी भी घोड़े के लिए इतना पॉसिबल है? हाँ, हम बोल सकते हैं कि घोड़ा बहुत ही फुर्तीला, बहुत ही चुस्त और बहुत ही तेज़ होता है। अगर आप देखें तो उसकी घोड़े की स्पीड बहुत ही तेज़ होती है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि नदी इतनी बड़ी आपके सामने पड़ी हुई है, घोड़े के सामने पड़ी हुई है और राणा प्रताप यहाँ सोच ही रहे हैं, तब तक जो चेतक है उसकी शक्ति और स्फूर्ति इतनी अधिक है कि वो तब तक वहाँ नदी को पार करके पहुँच गया। तो ये सारी बातें जो हैं एग्जिजरेशन लगती हैं, काव्य में पंक्तियों में भले कह दी जाएं, लेकिन असल ज़िंदगी में ये पॉसिबल नहीं है, ना किसी मानव के लिए ना किसी जानवर के लिए। तो यहाँ पर राणा प्रताप के घोड़े चेतक की शक्ति और स्फूर्ति को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर आप देख सकते हैं वर्णित किया गया है। वहीं हनुमान जी के बारे में जो बातें हैं काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर पहले उदाहरण में कही गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से यहाँ पर बात की गई है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। तो सिंपली अतिशयोक्ति अलंकार वही है जहाँ पर बातें किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर की जा रही हों। तो ये है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा जो सेकेंड लास्ट उदाहरण एग्जाम्पल, माफ़ कीजिएगा भेद जो है, सेकेंड लास्ट हमारा जो काइंड है भेद है वो है अन्योक्ति अलंकार। अर्थालंकार में हम ये पढ़ रहे हैं। अन्योक्ति अलंकार दोस्तों जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अन्योक्ति मतलब अन्य, अन्य हो गया। तो ये यही अलंकार है जिसमें किसी बात को, ये वही अलंकार है जिसमें किसी बात को सीधे साधे रूप में न कहकर, सीधे तरीके से न कहकर किसी के माध्यम से कही जाती है। या तो किसी का एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, आपको डायरेक्ट टारगेट ना करके किसी के बारे में एग्जाम्पल देकर आपके बारे में ही वही बात कही जाएगी। ऐसा होता है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, ऐसे होता है ना। हम बात सामने वाले को कह रहे हैं लेकिन हम किसी और को टारगेट करके हम इस तरह से बात करेंगे कि वो आप तक बात पहुंच भी जाए और हम आपको क्लियरली डायरेक्टली बोल भी नहीं रहे। या तो फिर आप देखिए, या तो किसी के माध्यम से कही जाएगी बात, या तो बात को घुमा फिराकर सीधे तौर पर नहीं कही जाएगी। ऐसे बात होती है, मतलब कि हम आपके बारे में कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, लेकिन हमने किसी और का एग्जाम्पल दे दिया, या हम अपनी एक बात बोलना चाहते हैं लेकिन उसे दूसरे तरीके से हम प्रेजेंट कर रहे हैं। ये होती है अन्योक्ति अलंकार, अन्य तरीके से हम प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब सीधे साधे रूप में नहीं। समझ गए होंगे आप। इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एह काल, अली कली ही सौ बंदियो, आगे कौन हवाल। देखिए ये एग्जाम्पल है, बहुत ही प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, हम लोग स्कूल्स में भी पढ़े होंगे ज़रूर, आपने भी पढ़ा होगा क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, राजा जय सिंह के बारे में बात की गई है और उनकी नवोढ़ा नायिका, वो उनकी एक बहुत ही कम उम्र की जो थी, वो नई नवेली दुल्हन आई थी राजा जय सिंह की, तो उनके बारे में ये प्रसंग है। और इस प्रसंग के द्वारा भ्रमर और कली, इन दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध बताकर राजा जय सिंह और उनकी नवोढ़ा जो नायिका थी उनके बारे में बात की गई है। एग्जाम्पल दिया गया है दोस्तों, आप समझिए, भ्रमर और कली, भौरे और कली का एग्जाम्पल दिया गया है और बात कही जा रही है राजा जय सिंह के लिए। उनके मंत्री कह रहे हैं कि भ्रमर और कली, जैसे जिस प्रकार से कली के ऊपर भौरा मंडराता रहता है, वैसे ही राजा जय सिंह जो हैं वो अपनी नवोढ़ा नायिका के ही सपने देखते रहते थे हमेशा और अपने कर्तव्यों से वो विमुख हो गए थे कुछ वक्त के लिए। तो जब जो मंत्रीगण थे, ये मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग बता रहे हैं, तो जो मंत्रीगण थे वो काफ़ी व्यथित हो गए थे, वो परेशान हो गए थे कि उनको उनके कर्तव्यों के प्रति सचेत कैसे किया जाए। ऐसी बात थी कि कैसे हम सचेत करें राजा जय सिंह को। तो उनको सचेत करने के लिए तब ये एग्जाम्पल दिया गया था, भ्रमर और कली के बारे में बताया गया। इस प्रकार से आप अपने कर्तव्यों के लिए आप विमुख हो रहे हैं तो उनको कर्तव्यों के प्रति सचेत किया गया, ये एग्जाम्पल देखें। इस प्रकार से बात को जो मंत्रीगण थे वो सीधे तरीके से ना कहकर घुमा फिरा कर कहे। तो जब बात हम सीधे तरीके से ना कहकर घुमा फिरा कर कह रहे हैं तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, अन्योक्ति अलंकार।
होप आपको एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा और एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियरली अनियुक्ति अलंकार यही है, जब बातों को सीधे तरीके से नहीं कह के हम किसी के माध्यम से कहते हैं या घुमा फिरा कर कहते हैं। तो ये हुआ आपका नियुक्ति अलंकार। अब हमारा जो लास्ट अलंकार है अलंकार की सीरीज में या अर्थालंकार में जो हमारा लास्ट अलंकार है वो है मानवीकरण अलंकार। दोस्तों वैसे मानवीकरण आप नाम से समझ सकते हैं कि किसी में सजीवता प्रदान किया जा रहा है, मानवता मानवीकृत किया जा रहा है किसी चीज़ को, किसी अलंकार को। तो ये कैसे है, इसमें ये है दोस्तों, ये अलंकार वह अलंकार है जिसमें जो जड़ है, किसी काव्य में जो जड़ है, जड़ में चेतन का आरोप होता है। अगर आप इसे इस तरह से समझे तो आपको एक डेफिनेशन लगेगी, मीनिंग लगेगी, आप इसे एग्जैक्ट मीनिंग के तौर पर नहीं समझ पाएंगे। अब मैं इसको तोड़ कर समझाऊँ, ईजिएस्ट वे में समझाऊँ तो वो यह वह अलंकार है जिसमें जब किसी निर्जीव वस्तु में भी सजीवता प्रदान की जाती है या दर्शाया जाता है। जड़ क्या होता है, जड़ का अर्थात जड़ का मतलब है निर्जीव। चेतन का मतलब चेतना पैदा करना। जब चेतना पैदा कर दी जाती है किसी चीज़ में, किसी वस्तु में ही या किसी व्यक्ति में जब चेतना आ जाती है तो इसका मतलब वो सजीव हो जाता है, सजीवता आ जाती है। तो जड़ में चेतन मतलब कि निर्जीव वस्तु को जब सजीव के रूप में दर्शाया जाता है, निर्जीव चीज़ों को सजीवता उनमें दर्शाई जाती है, सजीव स्थिति में दर्शाया जाता है, तो वो होता है आपका मानवीकरण अलंकार। इसी को हम कहते हैं मानवीकृत कर देना। जैसे कहने के लिए हमारी नदियाँ, मेघ, ये सब भले कल कल करते हैं, मेघ चलते हैं, लेकिन हम इन्हें सजीव नहीं कह सकते। इनकी एक्टिविटीज़ हमारी तरह नहीं होती है, हम नहीं बोल सकते हैं कि पूरी तरह से सजीव हैं। तो इसी प्रकार से एग्जाम्पल क्या होता है, देखिए आप एग्जाम्पल देखिए, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। देखिए जो मनुष्य जो कार्य करते हैं वो सजीवता, उन्हें हम कहते हैं कि सजीव हैं। हम मेघ, झरने, नदी, इन सबको हम नहीं बोलेंगे। तो उनके कार्य ऐसे दर्शाए जाते हैं, निर्जीव वस्तुओं के कार्य ऐसे दर्शाए जाते हैं जैसे कि वे सजीव है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। मेघ आए बड़े बन ठन के। आप उदाहरण में देखिए कि मेघों के बारे में कैसे कहा जा रहा है कि वो बड़े सज संवर कर आए, बिल्कुल मेकअप वगैरह करके, फाउंडेशन वगैरह लगा के, आप ऐसे मान लीजिए कि इस प्रकार से आए हैं, तो बड़े सज संवर कर आए हैं। लेकिन क्या ये मेघों के लिए पॉसिबल है कि वो सज संवर कर आते हों और बड़े सज संवर कर आकर वो अपने आप को दिखा रहे हों? ये सब जो क्रियाएं हैं, ये सब जो हरकतें होती हैं वो मानवीय होती हैं। मानव ऐसा कार्य करते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। वो कहीं आप बाहर जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, तो मेल भी सजेंगे संवरेंगे, ऐसा नहीं है कि फीमेल से कम सजेंगे। हाँ, आप ये मान सकते हैं फीमेल से कम सजेंगे, लेकिन ज़रूर वो अपने आप को टिप टॉप बनकर वो पार्टी में जाएंगे। तो ये सब जो आपका पॉसिबिलिटीज़ है, ये मानवीय क्रियाओं के लिए पॉसिबिलिटीज़ है, उनके सादृश्य है ये हरकतें, मतलब उनके जैसी हैं। मानवीय क्रियाएं ये हो सकती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये बादलों की क्रियाएं हो सकती हैं। बादल नहीं फाउंडेशन लगा के जाएंगे, टाई लगा कर जाएंगे, शर्ट पहन कर जाएंगे या गहने पहन कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये मानव करते हैं, असलियत में ये संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार से क्या किया गया, बादल को सजीवता प्रदान कर दी गई कि वो बड़े बनठन के आए हैं, सवर के आए हैं, तो निर्जीव वस्तु में क्या कर दी गई, सजीवता प्रदान कर दी गई। और इस प्रकार से जब निर्जीव वस्तु में सजीवता प्रदान कर दी गई तो ये क्या हुआ, हमने इसे सजीव मान लिया कि हाँ वाकई में मेघ आए बड़े बनठन के सवर के, लेकिन वो गरजे ही नहीं है, बरसे ही नहीं। तो निर्जीव वस्तु में हमने सजीवता ला दी, सजीव हमने उसे बना दिया, तो क्या हो गया, ये आपका ये हो गया मानवीकरण अलंकार। यहाँ आपकी छटा क्या होगी, मानवीय अलंकार की छटा दर्शाती है। दोस्तों यही हमारा पूरा अलंकार है जो हमने अभी आपके सामने डिस्कस किया। शब्द अलंकार में हमने अपने 5 अलंकारों को डिस्कस किया, अर्थ अलंकार में हमने 6 अलंकारों को डिस्कस किया। यहाँ आज के चैप्टर में हमने अपना जो 3 बाकी के अलंकार थे उसको डिस्कस किया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से आज हमने अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और मानवीकरण अलंकार को कंप्लीट कर लिया। तो इस प्रकार से हमारा पूरा अलंकार जो आता है, आपका जो कॉम्पिटिटिव पेपर्स में आता है, स्कूल्स में आता है, जो ज़्यादातर 100% आपके जो अलंकार कवर करते हैं वो हमने आपके साथ पूरा कवर कर लिया। यही अलंकार मेन होते हैं, इसको आप अगर समझ लिए तो आपके लिए सब आसान है। यही आपका पूरा अलंकार है। तो दोस्तों अगेन हम आपको फिर से रिकॉल कर देते हैं, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी उससे ज़रूर देख लें, सारी की सारी 1 बाय 1 करके देख लें, ताकि कोई भी डाउट हो तो आपको वो क्लियर हो जाए। और फिर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसके बाद हम अभ्यास प्रश्न करेंगे तो उसमें भी आपके कवर हो जाएंगे काफ़ी प्रश्न, लेकिन हम
आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसे देखकर खुद से क्वेश्चंस बनाइए, खुद से आंसर्स दीजिए, और बाकी का जो बचा खुचा है वो हम अभ्यास प्रश्न में भी कर लेंगे सॉल्व। तो हमारा हिंदी व्याकरण का जो पार्ट 1 सीरीज़ है आज कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा बस एक अभ्यास प्रश्न बचा है, फिर हम अपना नेक्स्ट जो एडवांस लेवल है कोर्स को उसे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।